आज का प्रश्न ये है, क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है? क्या कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर और बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म? ये जो माइनर है, जिसको मैं प्यार से पिद्दू बोलता हूं, ये हमारे पिद्दू ना बड़ा तहलका मचाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक प्रश्न आता है, इन माइनरों ने, इन पिद्दुओं की प्रजातियों ने बड़ा तहलका मचा रखा है। और तुम भी ना कुछ समय पहले तक ये पिद्दू की कैटेगरी में आते थे, अब सब लोग मेजर बन गए हो, तो जरा समझते हैं माइनर को क्या पार्टनर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज टीजे एंड ये है कानून का जुनून। सो वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम लोग इस हमारी लॉ बाइट्स की सीरीज में संचय बैच के अंदर, दिस इज आर वीडियो नंबर 5th। और इस 5th वीडियो के अंदर आज हम लोग ये जानने वाले हैं, कैन अ माइनर बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट? क्योंकि यही प्रश्न हमेशा हम लोगों को परेशान करता है when we are studying either the Indian Contract Act or we are studying the Indian Partnership Act। तो चलिए आज इस 5th वीडियो को हम लोग यहां पर शुरू करते हैं एकदम शानदार एनर्जी के साथ में, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये हमारे लॉ बाइट्स सीरीज का 5th वीडियो है। दिस इज आर वीडियो नंबर 5th। और इस 5वें वीडियो के अंदर हम आज माइनर का टॉपिक यहां पर कवर कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियोस भी आप लोगों को मिल गए होंगे। इन लॉ बाइट्स का खासियत यह है कि आप यहां पर टॉपिक भी पढ़ते हो, आप मेरे साथ में लास्ट में आंसर की भी देखते हो स्टार शीट्स के साथ में, और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। एट द सेम टाइम आपका सिलेबस भी कवर होता है। आज यहां पर हम यूनिट नंबर 3 का, कहां पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 3 का सेक्शन नंबर 11 भी कवर करने वाले हैं, और साथ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 2 का सेक्शन नंबर 30 भी कवर करने वाले हैं। मैंने सोचा आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अ माइनर एज अ पार्टनर। तो चलिए सबसे पहले ना इस प्रश्न पे चर्चा करी जाए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली यस और एन एब्सोल्यूट नो? क्या एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? देखो यार, जाने वाले को कौन रोक सकता है, करने वाले को कौन रोक सकता है? देखो भैया, अगर आपको लग रहा है कि एक माइनर के साथ में ट्रांजेक्शन करना है, करो भैया। जब बाद में वाट लगेगी तो हमारे पास में मत आना। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं, ऐसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि तुमको जो करना है करो यार। हम तुमको ना सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा मत करो, हम तुमको रोकने जाएंगे और तुम बोलोगे कि ये इलीगल काम हो गया है। नहीं भैया, ये इलीगल काम नहीं हुआ है। बट सुनो, हमने आपको पहले ही बोला था कि ये इन्फोर्सिएबल नहीं रहेगा। सर, आपने कुछ बड़ी बड़ी बातें एकदम जल्दी जल्दी बोल दी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सबसे पहले ये बताइए, क्या हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सेक्शन नंबर 10 से। सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा बोलते आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि एक अग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट हो, तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए। जैसे आपके पास में एक एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट, ना आपका कोहेजन होना चाहिए, ना मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ना मिस्टेक होना चाहिए, ना अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब कि आपकी जो पार्टीज है, दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो सेक्शन नंबर 10 ने कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स बताए, जहां पर हमारी नजर अटकी इस वाले पॉइंट पे कि कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो हमको यह समझ में आया, कॉम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि आप बात कर रहे हो लीगल कैपेसिटी की, कि क्या कोई भी पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो दैट पर्सन इज लीगल केपेबल, लीगली एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। उसका एक लीगल शब्द है कॉम्पिटेंट। तो सेक्शन नंबर 11 पे हम लोगों की नजर गई। सेक्शन नंबर 11 के पास में जैसे ही हम लोग आए, उसने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि सुनो, अगर आप चाहते हो आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हो, तो आप इन तीनों कैटेगरी के अंदर मत आना। उन्होंने बोला सबसे पहले एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि आपको मेजॉरिटी अटेन करना पड़ेगा टू बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 1, यहां पर हमारी नजर गई मेजर होना पड़ेगा, यानी कि हम माइनर नहीं हो सकते। 18 इयर्स ऑफ एज हम लोगों को अटेन करना पड़ेगा। एक दिन पहले भी अगर हम हैं तो हम माइनर की कैटेगरी में आएंगे, एंड वी विल नॉट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी, दैट इज फॉर श्योर एज पर सेक्शन नंबर 11। पॉइंट नंबर 2, साउंड माइंड का होना बहुत जरूरी है, यानी कि
अनसाउंड माइंड के पर्संस जो है वो यहां पर कॉम्पिटेंट पार्टीज के अंदर काउंट नहीं होते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। आप किसी भी लॉ के अंदर अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया गया है, कोर्ट ने आपको बोला है कि आप 6 महीने तक सिमिलर बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इट मींस यू आर डिस्क्वालीफाइड, यू कैन नॉट एंटर इनटू दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपको डिस्क्वालीफाइड नहीं होना है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना है और आपको माइनर नहीं होना है। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हम पार्टी को यहां पर कॉम्पिटेंट पार्टी बोलते हैं। सो देखते हैं कि ऐसा क्यों है। क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ साफ साफ बातें बोली है? द आंसर इज यस। सेक्शन नंबर 11 ने कुछ ऐसे खतरनाक लॉज बनाए हैं रिलेटिंग टू अ माइनर। सेक्शन नंबर 11 ने बताया कि हम आपको बताते हैं माइनर के साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉज है जो आप लोगों को फॉलो करने होते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। यहां पर लॉज की लिस्ट तो बहुत लंबी है, यहां पर 5 दिखेंगे, यहां पर आने वाले 5 और दिखेंगे, 10 हो गए, और यहां पर आपको 4 दिखेंगे, टोटल 14 हो गए। ये 14 है सारे के सारे लॉज जो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। बट सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहता हूं कि माइनर के साथ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माइनर के साथ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। वॉइड बोलने में और इलीगल बोलने में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर लॉ ने ये नहीं बोला कि माइनर के साथ में आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे, नहीं भैया। माइनर के साथ में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो इलीगल नहीं है, इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट। इसका मतलब यह है कि वो इनफोर्सिएबल नहीं होता है। जब आप कोर्ट में जाकर चर्चा करेंगे कि मैंने पिद्दू के साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये मेरे घर पर आकर काम करेगा और मैं इसको 500 रुपए दूंगा, और इसने 500 रुपए का एडवांस ले लिया पर इसने घर पे आकर काम नहीं करा, तो बेटा आप ना बहुत सारे एक्ट्स के अंदर फंस जाओगे। एक तो आप ना चाइल्ड अब्यूज के अंदर फंस जाओगे, ठीक है। आप यहां पर बोलोगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राइटिंग हुई थी, सिग्नेचर हुई थी, सब कुछ गया भाड़ में, क्योंकि आप माइनर को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। आप माइनर के साथ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के अदालत में, यानी कि कोर्ट या फिर अदालत में खड़ा ही नहीं होता है। मतलब कि वो वहां पर ये बोलेगा कि यार छोड़ो यार, आप क्या बात कर रहे हो यार, किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, बच्चे ने साइन कर दी, बच्चे से बात हो गई, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड एब इनिशियो। सर एक बात बताइए, कुछ मेजर मेजर रूल्स आप समझाएंगे क्या? द आंसर इज यस। क्या माइनर, अगला पॉइंट सुनना, क्या माइनर कभी भी अपना माइनॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? कर सकता है। क्या वो अपने आप को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर सकता है? कर सकता है। हमने क्वेश्चंस भी देखे, अगर आप लोगों को याद हो। मतलब कि क्या माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है कि सर मैं तो माइनर हूं, मैंने गलती से ऐसा कर दिया, मैंने सिग्नेचर कर दी, मैं तो बच्चा हूं, मुझे छोड़ दो। यस, माइनर यहां पर कर सकता है। फंसोगे आप, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एस्टेपल डज नॉट अप्लाई ऑन दिस केस। प्रिंसिपल ऑफ एस्टेपल यहां पर अप्लाई नहीं होता है। हां, क्या माइनर एक बार मेजर बन जाएगा तो माइनॉरिटी के टाइम पे किए गए कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई करके क्या हम उसको लागू कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को वो चीजें यहां पर डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, क्या माइनर को हम नेसेसरीज के लिए जो हमने उसको सप्लाई किया है, क्या हम उसको लायबल ठहरा सकते हैं? अब ये सुनना थोड़ा ध्यान से। जब भी आप नेसेसरीज की बात करते हो, यू टॉक अबाउट दोज थिंग्स विच आर रियली नेसेसिटी के अंदर काउंट होती है, यानी कि दे आर इंपॉर्टेंट विदाउट विच यू कैन नॉट लिव। रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें तो आती है। एजुकेशन उसके अंदर आता है। फ्यूनरल के लिए खर्चा करना उसके अंदर आता है। पढ़ाई के लिए खर्चा करना उसके अंदर आता है। इसका मतलब ऐसी चीजें जो एम्पल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में उस इंसान के पास में ना हो। अब बहुत सारे कपड़े रखे हैं, आपने और कपड़े दे दिए, नहीं, वो नेसेसिटी में नहीं आएगा। अलमारी भर के उसके पास में गैजेट्स रखे हुए, आपने मोबाइल फोन दे दिया, नहीं, नेसेसिटी में नहीं आएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑर्नामेंट और लग्जरी, इट इज अ मैटर ऑफ यूटिलिटी। क्या वहां पर उस चीज की जरूरत है? क्या उसके बिना उसका जीवन व्यापन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा, नेसेसिटी है कि नहीं है। अगर आपने नेसेसिटी सप्लाई करी है, इट इज द ओनली थिंग जहां पर हम लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, बट माइनर के ऊपर नहीं कर सकते। माइनर के एस्टेट से, माइनर की प्रॉपर्टी से हम लोग उस रिकवर कर सकते हैं। माइनर से तो इसलिए नहीं कर पाएंगे कि माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉज है जो मैं आप लोगों को यहां पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि माइनर जैसे कभी भी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है।
माइनर से आप कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। जैसा कि मैंने आपको बोला, माइनर ने बोला था कि मैं आपको घड़ी लेकर जा रहा हूं, मैं रिटर्न कर दूंगा, हाँ, और भैया जो भी है साइकिल लेके जा रहा हूं मैं रिटर्न कर दूंगा, साइकिल का पैसा दे दूंगा। अब आप बोल रहे हो यार कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भैया माइनर कोई पैसा वैसा नहीं देगा। इनफैक्ट अगर उसने कोई चीज गिरवी रखी है तो वो भी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई अग्रीमेंट इन प्लेस होता ही नहीं है। तो माइनर से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जैसे एक और चीज है, क्या माइनर अपने पेरेंट्स को और गार्डियन को बाइंड कर सकता है क्या? द आंसर इज नो, अनलेस दैट पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट। देखो आप लोग यूनिट नंबर 9 के अंदर पढ़ते हो, मैं उसको भी यहां पर कंबाइन करना चाहूंगा। जब आप माइनर की बात करते हो, यूनिट नंबर 9 के अंदर एजेंसी की बात करते हो, यू वेरी वेल नो दिस, प्रिंसिपल हैज टू बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन एक एजेंट कोई भी हो सकता है। क्या आप एक माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट कर सकते हो? आप कर सकते हो, लेकिन फंसेगा कौन? प्रिंसिपल फंसेगा। तो हम एजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बट इन जनरल भी माइनर कहीं पर भी जाके अपने पेरेंट्स को, गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता है। इसका मतलब दुकानदार को हमेशा सोचना पड़ेगा कि मैं ट्रांजैक्शन करूं माइनर के साथ में कि नहीं करूं, क्योंकि मैं ही यहां पर फंसने वाला हूं। अब इसमें एक और चीज है जो मुझे आप लोगों को यहां पर बतानी है, वो है एक जगह लाइबिलिटी क्रिएट होती है माइनर की, वो है लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग्स। सिविल रॉन्ग्स मतलब जो समाज की नजरों में जो गलत काम है, अगर वो किए जाते हैं तो वहां पर माइनर को उन कार्यों के लिए, उन सिविल रॉन्ग्स के लिए उसको लाइबल ठहराया जा सकता है। ठीक है, नाउ लिसन टू दिस। सर ये सारी बातें आपने क्यों बताई? मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक ट्रेलर दिया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक माइनर के बारे में जनरल बातें क्या करता है। वो बोलता है सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से माइनर के साथ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है, माइनर इंसॉल्वेंट कभी भी नहीं होगा और माइनर पर्सनली लायबल भी नहीं होगा। माइनर लायबल होगा टॉर्ट्स के लिए, माइनर लायबल हो सकता है उसके एस्टेट के थ्रू फॉर द नेसेसिटीज विच आर सप्लाइड टू हिम और हर। ये कुछ बेसिक बातें यहां पर सेक्शन नंबर 11 ने बताई है। बट क्या हमारा जो सवाल है वो अभी समाधान मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो अब हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आना पड़ेगा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। क्या हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं? नो। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर? नो सर। जनरली, जब भी जनरली बात आती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं भाई साहब एक ऐसे जनरल रूल की जहां पर एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं। तो सर क्या ऐसा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि माइनर को पार्टनर बना सकते हो, आप बोलोगे नहीं बना सकते, तो सर फिर क्या करेंगे? फिर माइनर कैसे आ सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर? तो हमें आना पड़ेगा सेक्शन नंबर 30 के अंदर। और अब हम एंट्री करेंगे हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जहां पर लिखा हुआ है कि माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि वो सिर्फ बेनिफिट के लिए एंटर किया जा सकता है, ना लाइबिलिटी के लिए ना। अरे हमारा पिद्दू है मेरी जान, ये पिद्दू टेंशन फ्री रहता है। इसका कहने का मैं आऊंगा, मैं प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी में, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हिस्सा लूंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं लाइबिलिटी नहीं लूंगा, मैं शांति से यहां पर इंजॉय करूंगा। तो सर क्या ये सेक्शन नंबर 30 इस चीज के लिए अलाउ करता है? द आंसर इज यस। हालांकि सेक्शन नंबर 30 ने यह बात बोली है कि माइनर के साथ में किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी वॉइड एब इनिशियो होता है। ये बात सही है। तो पार्टनरशिप में वो कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है तो वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन हम ये बोल रहे हैं हम उसको बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं एज अ बेनिफिशियरी। मतलब पार्टनर तो नहीं बन सकता, बट एज अ बेनिफिशियरी हम सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से उसको एंटर कर सकते हैं। बट बात यह है, क्या हम कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हैं, दो लोग हैं, एक माइनर है और एक मेजर है, क्या दो लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, एक माइनर और एक मेजर? द आंसर इज नो। पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए आपको एटलीस्ट दो मेजर पार्टनर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर एक पार्टनर को आपको एडमिट करना भी है, यू विल हैव टू एडमिट दैट माइनर एज अ बेनिफिशियरी इन द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म। आप एक माइनर के साथ में एक नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक मेजर, वो एक कॉम्पिटेंट पार्टी दोनों नहीं है, और मिनिमम दो मेजर पार्टनर्स तो हम लोगों को चाहिए रहते हैं। बट सर एक बात बताओ, अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म है उसके अंदर 5 पार्टनर्स हैं और वो किसी माइनर को एडमिट करना चाहते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, क्या वो कर पाएंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स? द आंसर इज नो।
तो अगर आप फॉर दी बेनिफिट्स, अगर आप किसी माइनर को एडमिट करना चाहते हो, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी बेटा ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, और राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिसाइड होगी सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से। सो इसका मतलब यह हुआ कि माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के जो बेनिफिट्स है वो लेगा। बेनिफिट्स का मतलब ये होता है, वो बोल रहा है कि मैं शेयर इन प्रॉफिट लूंगा, वो बोल रहा है कि भैया लॉसेस की रिस्क की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर नहीं ले रहा हूं, बट मैं यहां बेनिफिट्स को एंजॉय करूंगा। तो अब यहां पर जरा हम लोग देख लेते हैं कि चलो सेक्शन नंबर 30 ने हम लोगों को अलाउ कर दिया कि फॉर दी बेनिफिट्स आप पार्टनर को, आप माइनर को एज ए बेनिफिशियरी इंक्लूड कर लो, अंदर ले आओ। तो जरा बता दो ना अब राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगी। मतलब अगर वो पिद्दू हमारी फर्म के अंदर आ जाएगा तो हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बेटा मेरी बात सुनो, राइट्स ऑफ अ माइनर एज अ बेनिफिशियरी जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जब एक पार्टनर जैसे यानी कि एज अ बेनिफिशियरी अगर कोई माइनर अंदर आता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, जरा हम लोग देखते हैं। इस बोरिंग तरीके से नहीं देखेंगे हम लोग, यहां पर कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा पिद्दू है। अब पिद्दू का कहना है कि इवन दो आई एम अ माइनर आई हैव गॉट सम राइट्स। भैया पिद्दू का कहना है कि मेरे पास में कुछ ना कुछ राइट्स तो है, भले ही मैं माइनर हूं तो भी मेरे पास में कुछ ना कुछ राइट्स है। जैसे सबसे पहला राइट है उसके पास में टू द अग्रीड शेयर इन द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। पिद्दू कह रहा है कि देखो भाई, जो अग्री किया हम लोगों ने उस रेशियो में मुझे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा, और जो इस पार्टनरशिप का प्रॉफिट आता है वो भी मुझे मिलेगा, जो शेयर अग्री कर रखा है वो। तो पॉइंट नंबर 1, उसको शेयर मिलता है प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट्स में, दोनों अलग अलग बात है। पॉइंट नंबर 2 समझना, कैन टेक कॉपीज एक्सेस एंड इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो भैया उसका कहना है कि यार अगर आपके कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं और अगर मुझे कुछ ना कुछ देखना है तो मैं देख लेता हूं ना भाई। मुझे कॉपी चाहिए मैं देख सकता हूं, मुझे इंस्पेक्ट करना है मैं देख सकता हूं, मुझे एक्सेस चाहिए मैं देख सकता हूं। इसे मैं प्यार से बोलता हूं बेटा CIA यानी कि सिया। सिया के राइट्स है, सिया सिया बोलते हैं ना हम लोग, तो सिया के राइट्स हमारे पास में, इस पिद्दू के पास में होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बात बताइए, क्या पिद्दू किसी को भी किसी के ऊपर सू कर सकता है क्या? मतलब कि क्या वो पार्टनरशिप में आने के बाद में एज अ बेनिफिशियरी क्या दूसरे पार्टनर की कॉलर पकड़ सकता है क्या? क्या वो सू कर सकता है? जनरली इसका आंसर है नो। जनरली एक पिद्दू सू नहीं कर सकता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। आई कैन नॉट सू फॉर एवरीथिंग बट आई कैन सू फॉर माई शेयर। इसका मतलब यह है कि वो जनरली तो कोर्ट के पास में नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो अपना कनेक्शन सेवर कर रहा है, अपना कनेक्शन ब्रेक कर रहा है, अगर वो पार्टनरशिप में एज ए बेनिफिशियरी छोड़कर जा रहा है, सो लास्ट में अपने शेयर को डिटरमाइन करने के लिए वो यहां पर सू कर सकता है कि आप लोग ने ये मेरा शेयर कैसे डिटरमाइन करा और ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, उस चीज के लिए वो सू कर सकता है। सो ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई है यहां पर कि अग्रीड शेयर के लिए, सिया के लिए, और सू करने का राइट उसका किस स्थिति के अंदर रहता है। अगर मैं आप लोगों से लाइबिलिटी की बात करूं तो पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है, क्या यहां पर माइनॉरिटी चलते 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 जब हमारा पिद्दू पिद्दू है क्या उसकी कोई लाइबिलिटी होती है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट, पिद्दू क्या आराम से बोल रहा है कि रिलैक्स गाइस, देखो भैया मेरी लाइबिलिटी का क्या सीन है मैं आपको बता देता हूं। पिद्दू बोल रहा है, पहली बात, मैं कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं रहता हूं। जस्ट चिल ब्रो, जस्ट चिल, कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। ये पर्सनल लाइबिलिटी उसकी कभी भी नहीं होगी, उसके घर नहीं जा पाओगे, उसके कपड़े नहीं छीन पाओगे, उसके खिलौने नहीं ले पाओगे, नहीं भैया ये सब चीजें नहीं ले पाओगे। पॉइंट नंबर 2, लाइबिलिटी पर्सनली होती ही नहीं है उसकी, तो क्या वो इंसॉल्वेंट हो सकता है क्या? नेवर भैया, जब वो पर्सनली लायबल नहीं होता है तो हाउ कैन यू डिक्लेयर हिम इंसॉल्वेंट? नहीं भैया, इंसॉल्वेंट दैट्स फॉर एडल्ट्स, दैट्स ट्रू भैया। माइनर बोल रहा है, पिद्दू बोल रहा है, भैया मेरे से आप थोड़ा नजर हटा लो यार। पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, उसका कहना है क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाऊंगा, अगर आपको पैसे मुझसे चाहिए भी, जितना मुझे मिला है उतना वापस ले लो यार, क्या दिक्कत की बात है? उसका कहना है कि भाई मेरी बात सुनो, माइनर की लाइबिलिटी क्या रहेगी? पिद्दू बोल रहा है कि अगर इन केस आपको मुझसे पैसे लेने भी है, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड अप टू व्हाट? लिमिटेड अप टू द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी में जितना उसका शेयर है उतना। मतलब उसका कहना है कि देखो भैया, आपने मुझे इतना दिया था, आप इतना ही ले जाओ, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा मैं,
और आप मुझे टच भी नहीं कर सकते, मैं पर्सनली लायबल भी नहीं हूं। तो आपने अगर मुझे 60,000 रुपए मैंने इस पार्टनरशिप के बेनिफिट से कमाए हैं, तो भैया ये 60,000 रुपए आप ले सकते हो। ऐसा कब होगा मैं आपको बताऊं, जब पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है ना, अगर पूरी फर्म ही इंसॉल्वेंट हो गई है तो ऑफिशियल असाइनी को अपॉइंट किया जाता है। और ऑफिशियल असाइनी जब अपॉइंट किया जाता है तो वो क्या करता है, वो फर्म के एसेट्स को अटैच करता है और वो बोलता है कि चलो इन एसेट्स को मैं रीपेमेंट के लिए यूज करता हूं। तो उसमें क्या होगा कि पिद्दू का शेयर भी आ जाएगा, तो पिद्दू का शेयर जो है वो जा सकता है। ऑफिशियल असाइनी पिद्दू को टच नहीं कर सकता। ऑफिशियल असाइनी बोलेगा कि ओके आपका कितना शेयर है उतना मैं ले लेता हूं 60,000 रुपया, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। पिद्दू बोलेगा मैं अपना शेयर दूंगा ऑफिशियल असाइनी को, आई कैन टेक ओनली हिज शेयर। तो ये होती है इसकी लाइबिलिटीज और ये होते हैं इसके शेयर, इसके राइट्स ऑल्सो। अब इसके बाद में सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि देखो भैया आपने लाइबिलिटीज देख ली माइनर जब है, आपने राइट्स देख लिए, सू करना, सिया करना, शेयर लेना वगैरह वगैरह आपने देख लिया। आपने सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से ये देख लिया कि एज अ बेनिफिशियरी हम उसको ला सकते हैं, टू द बेनिफिट्स हम उसको एज अ पार्टनर एंट्री करवा सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपने देख लिया कि अलाउड ही नहीं है, जनरल रूल है, वॉइड एब इनिशियो है। ये सारी बातें आपने सेक्शन नंबर 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ लिया और सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से आपने देख लिया कि उसे एज अ बेनिफिशियरी हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने कर लिया, अब वो आपका माइनर था, वो आपका पिद्दू था। मेरी बात समझना, लाइबिलिटी आप माइनॉरिटी के टाइम पे आप उसको टच नहीं कर सकते हो, माइनॉरिटी के टाइम पे आप टच नहीं कर सकते हो उसको। पर्सनली लायबल नहीं होगा, इंसॉल्वेंट नहीं होगा, थर्ड पार्टीज को लायबल नहीं होगा, मजे की जिंदगी जिएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, अगला पॉइंट जो 7th पॉइंट आ रहा है ना, सेवेंथ पॉइंट थला फॉर अ रीजन पता होना चाहिए। सुनो, लाइबिलिटी उसकी क्या होगी जब माइनर बनेगा मेजर। लेकिन आप ये बताओ कि जब आप उसको एज अ बेनिफिशियरी टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जब आपने उसको एडमिट किया था तब वो माइनर था, अब वो मेजर में कन्वर्ट हो रहा है। 18 साल का बर्थडे केक उसने कट कर दिया है। भाई साहब अब बताइए अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें डिस्कस करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब माइनर बना मेजर तो क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि सुनो एक काम करो, जब माइनर मेजर बनता है ना तो एक काम करो, अब अपन को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 30 ने एक सिस्टम बनाया ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आ जाइए, आप पिद्दू से मिलिए जो कि हमारे माइनर पार्टनर है। सेक्शन नंबर 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरी बात समझने की कोशिश करना। आई वॉज अ माइनर वेन आई ज्वाइन द फर्म। मैं एक पिद्दू था जब मैं फर्म के अंदर आया था। अब क्या हो रहा है, बट वेन आई बिकम अ मेजर, यानी कि जब मैं 18 साल की एज को अचीव कर चुका हूं, जब मैं मेजर बन चुका हूं, अब मुझसे लोग आके पूछेंगे क्या आप पार्टनर जैसे कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या। अब यार मैं तो पिद्दू हूं यार, मैं सेलिब्रेशन में लगा हुआ हूं, मैं क्या एकदम से आपको जवाब दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप इस पिद्दू को, जो आप पिद्दू नहीं रहा, आप उसको 6 महीने का समय दीजिएगा। कितने महीने का समय दीजिएगा, आई हैव गॉट 6 months टू डिसाइड, यानी कि 6 महीने का मुझे समय दिया जाएगा ये डिसाइड करने के लिए कि वेदर आई वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर और नॉट। अब मेरी बात समझना, जब 6 महीने का समय दिया जाएगा तो 3 सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। पहली सिचुएशन, अगर वो इलेक्ट करता है टू बिकम अ पार्टनर, अगर वो इलेक्ट करता है टू बिकम अ पार्टनर आउट ऑफ हिज ओन विलिंगनेस, उसने 6 महीने के अंदर क्या, उसने 15 दिन के बाद ही बोल दिया कि यस आई एम अ मैच्योर्ड पर्सन नाउ एंड यस आई शैल कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन योर पार्टनरशिप फर्म। हाय, अरे भैया चलो ठीक है भैया, एटीट्यूड क्या दिखा रहे हो, काम करो आके। अगर 6 महीने के समय में आउट ऑफ विलिंगनेस वो बोल देता है कि यस बॉस आई वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। if he says so, मतलब he will continue as a partner जब से वो अपनी कंसेंट देता है तब से। उसके राइट्स और लाइबिलिटीज क्या होगी सर, पीएसआर क्या होगा भैया, जो चलता आ रहा है वही रहेगा, जो चलता आ रहा है वही रहेगा। आपके जो सेम राइट्स रहेंगे जो पहले चलते आ रहे हैं। आपका पीएसआर जो पहले चल रहा था जब आप पिद्दू थे, अब आप इंसान तो वही हो, आप मेजर बन के इस तरफ आ गए, आप रेखा के उस तरफ आ गए, आप पहले इस तरफ थे, तो भैया हो गया ना काम, हो गया ना काम आपका। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने कंसेंट दे दी है। बट मेरी बात सुनो, क्या राइट्स तो सही है, क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। भाई साहब नाउ यू आर जस्ट लाइक एनी अदर मेजर पार्टनर। हेलो, आप किसी दूसरे मेजर पार्टनर जैसे ही हो। अब आप, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे ही मेजर बन गए हो, अब आप भी थर्ड पार्टीज को लायबल हो जाओगे।
आप भी थर्ड पार्टीज को लायबल हो जाओगे और आप पर्सनली लायबल रहोगे टू ऑल दी थर्ड पार्टीज। प्रश्न ये आता है कब से? जब से मैंने कंसेंट दी है तब से, जब से मैं 18 साल का हुआ हूं तब से, या जब से मैं पहली बार एडमिट हुआ था तब से? द आंसर इज द लास्ट वन। You will be held personally liable to all the third parties the moment you give your consent to continue as a partner in the partnership firm। जिस वक्त हमने आपको पहली बार एज अ बेनिफिशियरी इस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एंटर करवाया था, फ्रॉम दैट वेरी डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन एज अ बेनिफिशियरी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू विल बी हेल्ड लायबल फ्रॉम दैट डेट। हम उस डेट की बात नहीं कर रहे जिस दिन आप कंसेंट दोगे, हम उस डेट की बात नहीं कर रहे जिस दिन आप ये बोल रहे हो कि मैं 18 साल का हो गया हूं, मैं अभी के अभी केक काट रहा हूं और आ जाओ सब पार्टी करते हैं। हम उस डेट की बात नहीं कर रहे हैं। वाई यू आस्क? इसके पीछे रीजन ये है कि ये एक अपने आप में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब माइनर मेजर बनता है, इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। माइनर ये बोल रहा है कि यस मैं पार्टनर जैसे कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप पर्सनली लायबल होंगे थर्ड पार्टीज को? क्यों? अभी से क्यों होंगे? क्या इंसान बदल गया है? नहीं, इंसान वही है। व्हेन यू एंटर्ड द पार्टनरशिप फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम आपको तब से रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लाइबिलिटी हम उसी दिन से शुरुआत करेंगे व्हेन यू आर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। क्योंकि हमें ना इसको एकदम बराबर करना पड़ेगा। आपने बेनिफिट्स तो एंजॉय करें। मुझे एक बात बताओ, एक क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो, एक क्रेडिटर अगर एक पार्टनरशिप फर्म के साथ में बिजनेस कर रहा है, लॉ उसको पता है कैसे ट्रीट करता है। लॉ हमेशा से ये बोलता है कि यू हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप फर्म। आप इस पार्टनरशिप फर्म के शुरू से पार्ट रहे हो, आप लाइबिलिटी को आज यहां पर एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका पहले एक लिमिटेड रोल था, आपका पहले एक लिमिटेड बेनिफिट्स के लिए आप यहां पर थे, लेकिन अब आप पूरा एक कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हो कि ओके आई शैल कंटिन्यू एंड टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ही लाइन में, प्रॉफिट सिंस डे वन, तो लाइबिलिटी ऑल्सो फ्रॉम डे वन। तो ये सबसे पहला सिनेरियो था कि जब एक माइनर इलेक्ट करता है 6 महीने के अंदर आउट ऑफ विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, तो उसकी ये स्थिति रहती है। अब दूसरी स्थिति, इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर। भैया इतनी क्लैरिटी पिद्दू को, वो आके बोल रहा है कि भैया ओ हेलो हेलो हेलो, वो 1 महीने के बाद में बोले सॉरी आई कांट कंटिन्यू एज अ पार्टनर। भाई साहब, इफ यू कैन नॉट कंटिन्यू एज अ पार्टनर, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, इट इज योर कॉन्शियस डिसीजन गाइज। तो भैया तेरी मन की बात तूने हमको आके बोली है, बाहर वाले लोगों को कैसे मालूम चलेगा? वो इतने सारे लोग जो फॉर्म के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहे थे तेरा नाम देखकर, वो पिद्दू, यार तू पिद्दू कोई ऐसा वैसा पिद्दू नहीं है, तू अरबपति पिद्दू है भाई। तेरा नाम सुनकर, तू इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का है भाई, तेरा नाम सुनकर हमारे साथ में लोग बिजनेस कर रहे थे। इफ यू आर नॉट कंटिन्यूइंग एज अ पार्टनर, then please tell everyone how, by giving a public notice। आपको ऐलान करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा I don't want to be a partner। रिजल्ट क्या होगा? अगर वो पार्टनर बनने के लिए मना करता है, तो जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता है तब तक उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज वैसी चलती रहेगी। मतलब ही शैल बी हेल्ड लाइबल until he gives the public notice। हाँ, पब्लिक नोटिस देने के बाद में फ्यूचर एक्ट्स के लिए फर्म कुछ भी करे, फर्म के फ्यूचर एक्ट्स के लिए वो लाइबल नहीं होता है। सो सेकंड सिचुएशन, आप इलेक्ट कर रहे हो नॉट टू बिकम, देन प्लीज गिव पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो यू विल बी हेल्ड लाइबल उस दिन तक। तीसरी सिचुएशन, लेड बैक एटीट्यूड हमारे पिद्दू का, इससे और क्या ही एक्सपेक्टेड है ना? इट इज रियली एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम कि भैया लेड बैक एटीट्यूड है, पिद्दू पार्टी करने में समय चले गया और टाइम से हो गया, 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, भाई साहब ने ढूंढू जस्ट चिल यही करता रहा, ये ढूंढू यही करता रहा, जस्ट चिल करता रहा, 6 महीने निकल गए। या फिर इसने मना करा और इसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। भाई साहब, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, पब्लिक नोटिस देने में फेलियर आ गया, आपने मना किया था पर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, 6 महीना निकल चुका है, आपने जवाब नहीं दिया, भाई साहब इसका रिजल्ट क्या होगा? यू विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। हम आपको ऑटोमेटिकली पार्टनर यहां पर मान लेंगे। सो ये टोटल 3 सिचुएशन आ सकती है सेक्शन नंबर 30 के अंदर ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। की टेक अवे बेटा ये है कि माइनर को 6 महीने का समय दिया जाता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे लास्ट में बोल रहा हूं मैं, 6 महीने का समय हम कब से कैलकुलेट करते हैं? यहां पर 2 बातें आती है, जब से वो मेजर के अंदर कन्वर्ट हुआ है तब से, या जब से उसको नॉलेज हुआ है तब से। सर ऐसा कभी कभी होता है कि माइनर को नॉलेज बाद में होता है कि दैट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म।
अगर उसको नॉलेज होगा तो हम उस दिन से 6 महीने कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसको नॉलेज भी था पहले से और वो 18 साल का हो गया तो हम उसी दिन से 6 महीने कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए यहां पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दैट उसको 6 महीने के अंदर डिटरमाइन करना पड़ता है, इलेक्ट करना पड़ता है कि भैया वो पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा या उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो ये लास्ट पॉइंट था इस पूरे सेक्शन का। अब मैं अगर आप लोगों को आंसर्स दिखाना चाहूं तो आप आंसर सबसे पहले मैं शीट नंबर 1 लाया हूं। सेक्शन नंबर 11 के हिसाब से मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं कि माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, यहां पर मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास वाला केस भी मैंने आपको बताया है, रेटिफिकेशन नहीं होगा, बेनिफिशियरी के अंदर हम उसको एज अ बेनिफिशियरी हम उसको सेक्शन नंबर 30 के हिसाब से उसको अंदर ला सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। वो मेजॉरिटी को सॉरी मेजॉरिटी नहीं, यहां पर गलत लिखा हुआ है, वो माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है, ये गलती से लिखा हुआ है बेटा। गार्डियंस अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर वो माइनर के बिहाफ पे करते हैं तो। माइनर अपने गार्डियंस को या पेरेंट्स को अनलेस एक्टिंग एज एन एजेंट वो बाइंड नहीं कर सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इनसॉल्वेंट वो नहीं हो सकता। जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनर लायबल नहीं होगा, जो मेजर है वही लायबल होगा, करेक्ट है। इसके बाद में श्योरिटी अगर कोई माइनर का है तो श्योरिटी यानी कि गारंटी देने वाला इंसान लायबल होता है। माइनर एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टली कभी भी नहीं बनेगा, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन उसके पास में शेयर्स आ सकते हैं, बट डायरेक्टली कभी भी कंपनीज अलॉट नहीं करेगी। माइनर को एज एन एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है एंड ही विल बी लायबल फॉर दी टॉर्ट्स। एंड द लास्ट पॉइंट नेसेसिटीज वाला पॉइंट मैंने आपको बोल दिया है कि जैसे एजुकेशन, फूड, शेल्टर, कपड़ा, रोटी, ये सारी चीजों के लिए आप उसके एस्टेट से रिकवर कर सकते हो। एस्टेट में भी जितना एस्टेट में पैसा होगा उतना ही रिकवर कर पाओगे। अगर 5 लाख की लाइबिलिटी है और एस्टेट में सिर्फ 3 लाख रुपए हैं तो 3 लाख ही रिकवर हो जाएंगे, 2 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से था। और पार्टनरशिप की आंसर शीट मैंने आपको यहां पर बताई है कि कंसेंट ऑफ ऑल के साथ में एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर भले ही वॉइड ऑफ इनिशियो हो तो भी टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वी कैन एडमिट हिम। उसके ये 3 राइट्स होते हैं, सिया, शेयर एंड सू। और बाद में लाइबिलिटीज के केस में मैंने आपको ये पूरा डायग्राम यहां पर लिख के दिया है, बट मैंने आगे आपको जो कार्टून वाली शीट दिखाई थी दैट वाज मच बेटर। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को माइनर से रिलेटेड सारी बातें यहां पर कवर कर ली है। मैंने आपको यूनिट नंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 3, सेक्शन नंबर 11, यूनिट नंबर 9 का एजेंसी का रेफरेंस एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन नंबर 30। सो ये लॉ बाइट का कुछ आधे घंटे का वीडियो था आप सभी लोगों के लिए। आई होप इस आधे घंटे में आपको माइनर से रिलेटेड टॉपिक्स में काफी अच्छे से कॉन्फिडेंस आया होगा। और इसी तरीके से ये 5th वीडियो था, बाकी 4 वीडियो भी देखिएगा और आगे आने वाले भविष्य में आपको और भी वीडियोस यहाँ पर बैक टू बैक मिलने वाले हैं, इसमें ऐड होते जाएंगे। सो कीप वॉचिंग एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, take care, bye bye, have a good day, have a good life, and most important, love you all. Thank you so much, guys. Bye bye, take care.